नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे पीआईबी के इस प्रोग्राम में, जहां पर हम पिछले हफ्ते की तमाम इंपॉर्टेंट पीआईबी की जो खबरें हैं उन खबरों पर डिटेल से चर्चा करते हैं, ताकि अगर आपके प्रश्न पत्र में, अगर आपके एग्जाम में उनसे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो आप उस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो की शुरुआत। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और आज की हमारी जो सबसे पहली खबर है ये बात करती है सेमीकॉन 2.0 को लेकर के। तो हाल ही में हमारा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, आपको पता है कि हमारी जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? हमारे कैबिनेट कमेटी को इकोनॉमिक अफेयर की अध्यक्षता करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का जो अगला चरण है, अगला जो फेज है, उसको यहां पर मंजूरी प्रदान की है, जिसका जो टोटल बजट है वो 1,27,500 करोड़ रुपए डिसाइड किया गया है। टोटल बजट यहां पर आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण हब बनाना, और इसके साथ साथ जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 1.0 था, यानी कि जो इस प्रोग्राम का पहला चरण था, उस प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाना। तो हम बात करते हैं सेमीकॉन 2.0 के बारे में कि ये जो सेमीकॉन 2.0 है या सेमीकंडक्टर को लेकर के जो अगला मिशन है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं यहां पर अगर आप देखें तो सेमीकॉन 2.0 भारत सरकार का जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका अगला चरण है। सेमीकंडक्टर मिशन का अगला चरण है जिसका उद्देश्य पूरे सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन, देखिए यही इस पूरे मिशन की सबसे खास बात है कि इसमें क्या किया जाएगा, इसमें पूरा जो आपका सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इसमें हम केवल चिप निर्माण पर ध्यान नहीं देंगे। जो हमारा पहला मिशन था, जो हमारा मिशन का पहला पार्ट था, उसमें केवल हम चिप निर्माण पर ध्यान दे रहे थे, केवल चिप बना, जो प्रोसेसर चिप होती है उसके निर्माण पर ध्यान दिया जा रहा था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चिप निर्माण के साथ साथ आपका जो पूरी वैल्यू चेन है, पूरी वैल्यू चेन में आपका चिप को डिजाइन करना, चिप की सामग्री शामिल है, चिप को बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए होती हैं उन मशीनों को बनाना शामिल है, चिप की पैकेजिंग शामिल है, चिप को लेकर के अनुसंधान करना शामिल है, और चिप को लेकर के जो एक्सपर्ट्स की आपको जरूरत है उनका मानव संसाधन विकसित करना भी इसमें शामिल है। यानी कि ऐसी कैपेसिटी डेवलपमेंट की जाए, ऐसी कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाएगा कि जो आपके तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स भारत में ही बन सके, भारत के ही एक्सपर्ट जो हैं वो चिप बनाने में सक्षम हो। ये सरकार अब प्रयास यहां पर करे। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट की कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसके 6 प्रमुख स्तंभ आपको देखने को मिलेंगे, जिन पर अभी हमने बात की, वही प्रमुख स्तंभ आपको मिलेंगे। जैसे आपका चिप डिजाइन हो गया, वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है। मशीनों और सामग्री का जो हो गया वो एक इंपॉर्टेंट पिलर है। आपका अधिक फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करना वो एक पिलर है। एटीएमपी यानी कि आपका ओवरऑल मेंटेनेंस और चिप डिजाइन हो गया, एटीएमपी हो गया। ओसैट उद्योग हो गया। ओसैट उद्योग बेसिकली आपका चिप टेस्टिंग उद्योग कहा जाता है। चिप टेस्ट जहां पर की जाती है वो ओसैट उद्योग हो गया। अनुसंधान और विकास हो गया, और क्षमता निर्माण हो गया, यानी कि कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया। तो इन तमाम क्षेत्रों पर, इन तमाम पिलर्स पर जो है सरकार इस पूरे मिशन के तहत ध्यान देने वाली है। इसके अलावा अगर पुराने वाले मिशन की बात करें, यानी कि सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम 1.0 की अगर आप बात करें, तो ये वाला जो मिशन था, इसके तहत अब तक 12 परियोजनाओं को सरकार की तरफ से मंजूरी प्रदान की जा चुकी है, जिसके तहत टोटल, जिसका जो खर्चा है उसके तहत टोटल आपको 1.64 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। इतने रुपए के प्रोजेक्ट को जो है अब तक मंजूरी मिली है। इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स ने अपना काम भी शुरू कर दिया है, कुछ फैक्ट्रीज ने अपना चिप बनाने का काम शुरू कर दिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने माइक्रॉन का नाम से कंपनी सुनी होगी, आपने केन्स नाम से कंपनी सुनी होगी, आपने सीजी सेमी नाम से कंपनी सुनी होगी। ये 3 कंपनियां हैं जिन्होंने भारत में चिप निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है, और एक कंपनी और है जो कि 2026 में ही अपना निर्माण का कार्य शुरू करने वाली है। तो टोटल 4 जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भारत में चिप निर्माण का काम करना शुरू कर देंगी इस साल के अंत तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है, जिस पूरे टॉपिक पर हमने बात की सेमीकॉन 2.0 प्रोग्राम के बारे में। यहां से हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है भारत और यूके के ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के। हाल ही में भारत और यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, उसको लागू कर दिया गया है। तो भारत और यूके का जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो यहां पर इंप्लीमेंट हो गया है। ट्रेड एग्रीमेंट का नाम आपको याद रखना है, भारत और यूके ने सेटा पर साइन किए थे। किस पे साइन किए थे? भारत और यूके ने सेटा पे साइन किए थे। सेटा की फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए। सेटा की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। क्या फुल फॉर्म है सेटा की? सेटा की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट। तो भारत और यूके के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं। ये भारत के सबसे व्यापक एफटीए में से एक माना जा रहा है, यानी कि जिस एफटीए की वजह से भारत को सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है, जो एफटीए सबसे बड़ा एफटीए है, वो यहां पर आपका कौन सा है? भारत और यूके का एफटीए है, यूनाइटेड किंगडम का एफटीए है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच में व्यापार, निवेश, सेवाओं,
पेशेवर गतिशीलता और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अगर भारत और यूके के बीच में व्यापार की हम बात करें तो दोनों देशों के बीच में व्यापार के आंकड़े अगर आप देखेंगे 2025-26 में वस्तुओं का जो व्यापार हुआ था, गुड्स का जो ट्रेड हुआ था, उसकी टोटल वैल्यू 25.21 बिलियन डॉलर के आसपास थी। 25 बिलियन डॉलर का व्यापार केवल वस्तुओं के मामले में आपको भारत और यूके के बीच में देखने को मिला था। अगर सेवाओं की आप बात करें तो 2024 के आंकड़े बताते हैं कि सेवाओं के मामले में भारत और यूके के बीच में 35.44 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था। यानी कि भारत और यूके के बीच में सेवाओं के मामले में आपको ज्यादा व्यापार देखने को मिलता है गुड्स की तुलना में, वस्तुओं की तुलना में। तो एक ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब ये जो सेटा भारत और यूके के बीच में साइन किया गया है, इस सेटा की क्या विशेषताएं हैं, इस अग्रीमेंट की क्या विशेषताएं हैं, उन पर एक बार हम बात कर लेते हैं। अग्रीमेंट की विशेषताएं अगर आप देखें, यहां पर आपका लगभग 99% भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त घोषित कर दिया गया है, यानी कि ड्यूटी फ्री घोषित कर दिया गया है। लगभग 99% निर्यात को ड्यूटी फ्री घोषित कर दिया गया है। और इसी के साथ अगर आप वैल्यू के टर्म्स में देखें, वैल्यू के टर्म्स में ये 100% निकल करके आता है कि 100% भारत जो पहले निर्यात करता था यूके को, उस पे यूके ने भारत को छूट प्रदान करती है। ड्यूटी फ्री एक्सेस जो है वो भारत को दिया गया है। इसके अलावा भारत को यूके द्वारा किसी भी एफटीए में दी गई सबसे व्यापक सर्विस मार्केट एक्सेस यहां पर प्राप्त हुई है। यानी कि भारत ने अब तक जितने भी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किए हैं जिसमें सर्विस का कोई एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा, उसमें सबसे ज्यादा छूट जो भारत को मिली है, सबसे ज्यादा पहुंच जो भारत को मिली है, सबसे ज्यादा एक्सेस जो भारत को मिली है, वो यूके के एग्रीमेंट में मिली है। तो यूके का एग्रीमेंट सर्विस सेक्टर के लिहाज से भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी देखा था कि भारत और यूके के बीच में जो व्यापार होता है उसमें यूके की हिस्सेदारी, जो आपका सर्विस की हिस्सेदारी है, वो सबसे ज्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं, जैसे आपका आईटी सर्विस हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, परामर्श हो गया, दूरसंचार हो गया, इन सारी सेवाओं के लिए यूके ने अपने बाजार को भारतीय कंपनियों के लिए ओपन कर दिया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपको मिलेगा। फिर भारतीय पेशेवरों के लिए आसान प्रवेश और अस्थायी निवास की व्यवस्था की गई है। यानी कि अब ज्यादा बेहतर तरीके से जो भारतीय पेशेवर हैं, जो भारत के अपने तमाम प्रोफेशनल्स हैं, वो यूके में जाकर के काम कर पाएंगे। इसके अलावा इस पूरे अग्रीमेंट में जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है, वो है आपका डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन? इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, पहले क्या होता था कि जब पहले भारतीय पेशेवर जो हैं, भारतीय पेशेवर और उनके जो नियोक्ता थे, उनके जो एम्प्लॉयज थे, जो काम दिया करते थे, उनको यूके की नेशनल इंश्योरेंस में लगभग 23% का योगदान देना पड़ता था। यानी कि अपनी सैलरी से, अपनी जो इनकम है उससे 23% का योगदान उनको नेशनल इंश्योरेंस में सोशल कंट्रीब्यूशन के तौर पर देना पड़ता था। लेकिन इससे भारतीय जो आपके पेशेवर थे उनको नुकसान का सामना करना पड़ता था, क्योंकि इससे उनको कोई फायदा नहीं होता, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता था, फिर भी उनको 23% कंट्रीब्यूट करना पड़ता था। अब यहां पर भारत और यूके ने ये जो डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पे साइन किया है, इसका रिजल्ट ये रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति अस्थायी तौर पर जाकर के यूके में काम करता है, अब यहां पर अस्थायी का क्या मतलब है? अस्थायी का मतलब यह है कि अगर आप 60 महीने तक यूके में जाकर के रहते हैं, वहां पर काम करते हैं, ये अस्थायी हो गया। और अगर आप अस्थायी तौर पर यूके में जाकर के काम करते हैं तो आपको ये डबल, ये जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो सोशल इंश्योरेंस है, उसका अमाउंट आपको नहीं देना पड़ेगा। और इससे एक अनुमान ये बताता है कि भारतीय पेशेवरों और जो कंपनियां हैं, जो कंपनियां उन पेशेवरों को हायर करती थी, उन कंपनियों को बहुत ज्यादा फायदा जो है वो इसकी वजह से होने वाला है। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखें, यहां पर आपका टोटल अगर आप देखें, जो आंकड़े बताते हैं कि टोटल 75,000 भारतीय पेशेवरों को इसकी वजह से लाभ होगा। टोटल 75,000 भारतीय पेशेवरों को इसकी वजह से बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा कि भारत और यूके के बीच में जो सेटा साइन हुआ है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। और अगर आप देखें यहां पर कुछ और बातें हमको इसके बारे में पता होनी चाहिए। जैसे भारत और यूके के बीच में अगर आप रणनीतिक साझेदारी की बात करें, निवेश की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यूके जो है वो भारत का छठा सबसे बड़ा एफडीआई का निवेशक है। यूके जो है वो भारत का छठा सबसे बड़ा एफडीआई का निवेशक है। यूके की अगर आप संचयी निवेश की बात करें कि यूके की कंपनियों की तरफ से या यूके के इन्वेस्टर्स की तरफ से भारत में कितना निवेश किया गया है, तो टोटल वैल्यू अगर आप देखें तो ये $35 बिलियन के आसपास है। कितना है? $35 बिलियन के आसपास है। और अगर भारत का निवेश अगर आप देखें कि भारतीय कंपनियों ने यूके में कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये लगभग आपका $19 बिलियन के आसपास है। $19 बिलियन के आसपास है। अगर आप भारतीय कंपनियों की बात करें तो यूके में लगभग
आपको 971 भारतीय कंपनियां देखने को मिलेंगी। ये बिल्कुल क्लियर आंकड़ा नहीं है, इसके आसपास ही होगा, ये थोड़ा सा पुराना आंकड़ा है, लेकिन फिर भी पीआईबी का ही आंकड़ा है। तो आंकड़े बताते हैं कि 971 कंपनियां जो हैं वो भारतीय कंपनियां यूके में काम करती हैं। इसकी वजह से यूके में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। अगर भारत में यूके की कंपनियों की बात करें तो भारत में यूके की 667 कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं। 667 यूके की कंपनियां आपको भारत में काम करती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जिसकी वजह से 5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो सारी बातें हमने भारत और यूके के संबंध में जो थी वो डिस्कस कर ली हैं। बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार मौका लेकर के आए हैं, जहां पर हमारे न्यू सेशन सेल के मौके पर हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलने वाला है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट ऑफर जो है वो 18 से लेकर के 23 जुलाई, सॉरी माफ कीजिएगा, 18 से लेकर के 22 जुलाई तक वैलिड रहेगा। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे आपके यूपीएससी के कोर्सेज हों, चाहे पीसीएस के कोर्सेज हों, चाहे टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज हों, जुडिशरी के कोर्सेज हैं, एसएससी के कोर्सेज हैं, सीयूईटी के कोर्सेज हैं, सभी पर आपको, सभी कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आप इस पूरे ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए, 87501 इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है भारत और न्यूजीलैंड को लेकर के है। आपको याद होगा भारतीय प्रधानमंत्री बीते दिनों 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, जिसमें एक तो इंडोनेशिया था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया था, और तीसरा भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की यात्रा पर भी गए थे। तो आपका इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया पर तो हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। न्यूजीलैंड पिछली वीडियो में रह गया था, क्योंकि उस समय तक कुछ डेवलपमेंट जो है उस यात्रा का निकल करके नहीं आया था। लेकिन अब इस वीडियो में उस यात्रा के डेवलपमेंट निकल करके आ चुके हैं, तो अब हम उस पर डिटेल से बात करेंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन किया गया है। तो यहां पर हुआ क्या है, सबसे पहले भारत और न्यूजीलैंड ने अपने समझौतों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्रदान कर दिया है। भारत और यूके ने अपने संबंधों को, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्रदान कर दिया है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा की, और ये 40 वर्षों में पहली बार था, बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ था। ये 40 वर्षों में पहली बार था कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की यात्रा की हो। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया है। एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हुआ है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया है। और इसके साथ साथ दोनों देशों ने इंडिया न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप टू 2030 ये डॉक्यूमेंट भी जारी किया है। ये क्या है, ये एक डॉक्यूमेंट है जो दोनों देशों की तरफ से मिलकर के जारी किया गया, जिस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि अगले आने वाले 4 से 5 वर्षों में भारत और न्यूजीलैंड के रिलेशंस जो हैं वो किस तरीके से डेवलप होंगे, 2030 तक हमारे संबंध क्या हो सकते हैं, क्या टारगेट हमने यहां पर डिसाइड किए हैं, वो आपको इस रोड मैप टू 2030 के डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। क्या है ये डॉक्यूमेंट, इसकी अगर आप बात करें तो ये दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगले 4 वर्षों के लिए द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शक दस्तावेज यहां पर जारी किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य है उच्च स्तरीय राजनीतिक संवाद को स्थापित करना, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक हाई लेवल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म स्थापित करना, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, सुरक्षा साझेदारी को बढ़ावा देना, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन को, पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देना, और इसके साथ दोनों देशों ने संतुलित, व्यापक और पारस्परिक रूप से लाभकारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। तो दोनों देशों के बीच में, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एफटीए पर भी साइन किए गए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी दोनों देशों ने साइन किए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ये सवाल कई बार, इस तरीके के सवाल जो है वनडे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कि हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन किया है, तो आपको पता होना चाहिए हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है। इसके अलावा अगर आप यहां पर देखें तो व्यापार के लक्ष्य की अगर आप बात करें तो ये जो रोड टू 2030 डॉक्यूमेंट है, इसमें व्यापार के लक्ष्य की बात की गई है कि दोनों देश अपने लिए क्या टारगेट डिसाइड कर रहे हैं। व्यापार का लक्ष्य अगर आप देखें तो दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $7 बिलियन, ये न्यूजीलैंड का डॉलर है, तो $7 बिलियन न्यूजीलैंड डॉलर बढ़ाने पर का टारगेट जो है डिसाइड किया है, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 35,000 करोड़ रुपए के आसपास निकल करके आता है। तो टारगेट ये है कि भारत और न्यूजीलैंड के व्यापार को 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना है। तो ये एक टारगेट हमने देख लिया है।
इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्रों पे चर्चा हुई है, तो यहां पर आतंकवाद को लेकर के चर्चा की गई। आतंकवाद को लेकर के भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आपको चर्चा देखने को मिली, जहां पर ये दोनों देशों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत और न्यूजीलैंड जो है वो मिलकर के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाएंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए, भारत सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को एडवोकेट कर रही है, जहां पर सरकार का यह कहना है कि चाहे आतंकवाद नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से फैलाया जाए, चाहे स्टेट एक्टर्स की तरफ से फैलाया जाए, भारत उसका कड़ा जवाब देगा, भारत उस कार्यवाही का कड़ा जवाब जो है वो देने के लिए तैयार है। तो ये आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच में सहयोग देखने को मिला है, समुद्री सुरक्षा को लेकर के दोनों देशों के बीच में सहयोग है, कृषि क्षेत्र में सहयोग आपको मिलेगा, शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग करने को लेकर के बात हुई है, और जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन में भी सहयोग करने को लेकर के दोनों देश आपस में डिस्कशन किए हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहां पर आपको भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में देखने को मिला था। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो है 4-5 स्टार लगा लीजिए कि ये जो टॉपिक है इस बार काफी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 4-5 स्टार जो है इस पूरे टॉपिक में आप लगा लीजिए कि हाइड्रोजन ट्रेन जो है, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो यहां पर आपको संचालित होती हुई नजर आई है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। तो भारतीय रेलवे ने अपनी पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन जो है, स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन जो है उसका संचालन किया है। कहां से कहां तक संचालन किया गया है? इसका संचालन आपको हरियाणा में देखने को मिला। कहां पर? हरियाणा में जींद से सोनीपत की जो लाइन है, जींद से सोनीपत का जो खंड है, वहां पर पहली बार इस पूरी हाइड्रोजन युक्त ट्रेन का जो है संचालन आपको देखने को मिला। यह परियोजना भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन परियोजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, आत्मनिर्भर भारत मिशन और नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको पता होना चाहिए नेट जीरो का टारगेट हमने कब तक के लिए डिसाइड किया है? 2070 के लिए डिसाइड किया है। इंडियन रेलवे ने नेट जीरो का टारगेट कब तक के लिए डिसाइड किया है? इंडियन रेलवे ने 2030 में नेट जीरो का टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है। दोनों टारगेट हमको यहां पर याद होने चाहिए कि भारतीय रेलवे ने कब तक का नेट जीरो का टारगेट डिसाइड किया है? भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो का टारगेट डिसाइड किया है और भारत सरकार ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अपने लिए डिसाइड किया है। तो ये हमने देखा, ये बहुत सारे मिशन में हमारी उपलब्धि हो सकती है। अब हाइड्रोजन ट्रेन आखिर है क्या, और ये हाइड्रोजन ट्रेन कैसे काम करती है, इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे संचालित होती है, ये तमाम पॉइंट्स यहां पर हम समझते हैं। तो ये एक ऐसी गाड़ी है, ये एक ऐसी रेल है जो डीजल या विद्युत ओवरहेड लाइनों के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल से स्वयं बिजली उत्पन्न करती है। अगर आप वर्तमान समय में देखें कि भारत के इतिहास समझने की कोशिश करें कि भारतीय रेलों में जो पावर आती है उस पावर का क्या इतिहास रहा है, तो इतिहास अगर आप देखें, शुरुआत में जब हम 1947 से अगर शुरुआत करें तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारी जो ट्रेन चलती थी वो ट्रेन मुख्य तौर पर आपका कोयले पे चलती थी, कोल पर आपको ट्रेन का संचालन देखने को मिलता था। फिर हम कोयले के बाद डीजल पर शिफ्ट हो गए, फिर हम डीजल से ट्रेन का संचालन करने लगे। अभी भी बहुत सारी ट्रेन है जो कि डीजल से संचालित होती हैं, लेकिन बहुत सारे एरिया को हमने इलेक्ट्रीफाई कर दिया, हमने उसका विद्युतीकरण कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। तो अभी वर्तमान समय में बहुत सारी ट्रेन ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर भी चलती हैं। तो कुछ ट्रेन आपका डीजल पे चलती हैं और कुछ ट्रेन आपका इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, लेकिन इन दोनों की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे डीजल की प्रॉब्लम क्या है? इसकी वजह से बहुत सारा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन आपको देखने को मिलता है। आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्या मिलेगी? इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन तो नहीं होता वहां पर जहां ट्रेन संचालित हो रही है, दूसरी जगह पर जब आप बिजली बनाते हैं तब तो होता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ता है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अवसंरचना स्थापित करना पड़ता है। तो एक तरफ दिक्कत यह है कि आपको ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, दूसरी तरफ दिक्कत यह है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना पड़ता है। तो इन्हीं दोनों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अब इंडियन रेलवे की तरफ से हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया गया है। किसको? हाइड्रोजन ट्रेन को यहां पर लॉन्च किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन के फायदे क्या हैं? हाइड्रोजन ट्रेन के बेनिफिट्स क्या हैं? हाइड्रोजन ट्रेन का बेनिफिट यह है कि इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता। यहां पर जो एमिशन होता है वो है केवल आपका जो पानी है, केवल पानी, यहां पर जो भाप है, जो वाष्प है, जो वाटर वेपर्स हैं, वही केवल इससे रिलीज होते हैं, इससे कोई हानिकारक गैस रिलीज नहीं होती है। और इसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको कोई बहुत भारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती है, आप केवल
केवल ट्रेन की लाइन बिछा करके, केवल ट्रेन की पटरियां बिछा करके आप ट्रेन को संचालित कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन को जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऊर्जा ट्रेन अपने इंजन में खुद बनाती है। तो ये एक बेनिफिट यहां पर आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसके दो बेनिफिट आपको मिलेंगे कि आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन नहीं होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपका जो डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन है उनमें जो दिक्कत है उन दिक्कतों को हम हाइड्रोजन ट्रेन के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और आगे अगर आप देखें यहां पर ईंधन की तरह क्या इस्तेमाल होता है, इसमें फ्यूल क्या है, फ्यूल है आपका हाइड्रोजन। क्या है फ्यूल, क्या है आपका फ्यूल है हाइड्रोजन। और उत्पाद क्या है, उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट क्या है, क्या एमिट होता है, कुछ भी एमिट नहीं होता है, इसमें केवल पानी निकलता है, केवल उष्मा निकलता, केवल आपका जो जलवाष्प है, जो वाटर वेपर्स हैं वही इसमें रिलीज होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसको बनाया किसने है, इसको डिजाइन किसने किया है, इसको पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर डिजाइन किया गया है, पूरी तरीके से इंडिजिनियसली डिजाइन किया गया है। किसने डिजाइन किया है इसको डिजाइन किया गया है आरडीएसओ की तरफ से। किसके, आरडीएसओ की तरफ से, जो कि इंडियन रेलवे का अपना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन रेलवे का अपना एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको डिजाइन किया है। इसके अलावा अगर इस ट्रेन की कार्यप्रणाली की आप बात करें कि ये ट्रेन ओवरऑल काम कैसे करती है, इसकी कार्यप्रणाली हमको समझनी पड़ेगी, तभी आप हाइड्रोजन ट्रेन को समझ पाएंगे। इसमें होता क्या है, ट्रेन में आपका PEMFC यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का उपयोग किया गया है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टैटिक पोर्शन है, इतना आपको याद रखना है कि इस पूरी ट्रेन में प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। होता क्या है इसमें सबसे पहले हमने देखा दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेन काम कैसे करती है, ट्रेन का संचालन कैसे होता है। ट्रेन के संचालन की अगर आप बात करें, जैसे ट्रेन जो है वो आपका, जैसे ट्रेन में आपको बहुत सारे कोचेस देखने को मिलते हैं। इस पूरी ट्रेन में टोटल आपके 10 कोचेस मौजूद हैं। इस पूरी ट्रेन में टोटल 10 कोचेस मौजूद हैं। तो ऐसे कर करके टोटल आपको 10 कोचेस यहां पर देखने को मिलेंगे। इसमें से जो आपका पहला कोच है, ये कोच क्या है, ये आपका इंजन का कोच है, ये आपका इंजन का कोच है। और जो आपका आखिरी कोच है ये भी क्या है, ये भी आपका इंजन का कोच है। तो ये दो इंजन के कोच आपको देखने को मिलेंगे। अब ये जो इंजन का कोच है इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो यहां पर एक बार हम देख लेते हैं। ये जो इंजन का कोच है इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो यहां पर एक बार हम देखें तो इस इंजन के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक ऊपरी हिस्सा है जहां पर आपको हाइड्रोजन के सिलेंडर देखने को मिलते हैं, जहां पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। तो हाइड्रोजन के सिलेंडर जो हैं, छोटे छोटे सिलेंडर यहां पर आपके स्टोर किए जाते हैं। यहां पर आपको हाइड्रोजन का सिलेंडर देखने को मिलता है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इस बीच वाले हिस्से में आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जो आपका फ्यूल सेल है, मेम्ब्रेन फ्यूल, जो आपका प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है सेकंड लेवल पर। और थर्ड लेवल पर आपको जो लिथियम आयन बैटरी है, थर्ड लेवल पर आपको लिथियम आयन बैटरी जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो ये 3 लेवल पर आपको ट्रेन का जो इंजन है यही पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां भी मिलेगा और यही पूरा स्ट्रक्चर आपको यहां भी मिलेगा। बाकी जो बीच वाले जो कोचेस हैं ये आपके पैसेंजर कोच होते हैं। टोटल 8 पैसेंजर कोच यहां पर आपको मिलेंगे। अब ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है उसको थोड़ा सा एक बार हम समझने की कोशिश करें कि यहां पर ये जो आपका ट्रेन है वो ट्रेन में इंजन काम कैसे करेगा। तो ट्रेन के इंजन के काम करने का प्रोसेस अगर आप देखें, सबसे पहले ये है आपका मेन चीज जहां पर आपका बिजली को उत्पन्न किया जाएगा, जहां पर ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। इसमें होगा क्या, यहां पर सबसे पहले हमको इनपुट देना पड़ेगा। दो चीजों को इनपुट दिया जाएगा, एक तो आपका हाइड्रोजन का इनपुट दिया जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन का इनपुट दिया जाएगा। हाइड्रोजन कहां से आएगी, हाइड्रोजन यहां पर जो आपका टैंकर मौजूद, जो ऊपर सिलेंडर मौजूद है वहां से हाइड्रोजन आएगी। और ऑक्सीजन कहां से आएगी, ऑक्सीजन हमारे वातावरण से, हमारे एनवायरमेंट से ऑक्सीजन ली जाएगी। तो हाइड्रोजन कहां से आएगी, हाइड्रोजन ऊपर सिलेंडर से आएगी और ऑक्सीजन आपका वातावरण से ली जाएगी। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये यहां पर दिया जाएगा, जो फ्यूल सेल है वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दिया जाएगा। और यहां पर एक केमिकल प्रोसेस होता है, यहां पर एक रिएक्शन होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है वो इस जगह पे कन्वर्ट किया जाए, वो इस जगह पे किया जाएगा। जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके बिजली को उत्पन्न करेगा या इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इन बैटरीज में जाकर के स्टोर हो जाएगी। ये जो लिथियम आयन बैटरी नीचे मौजूद है यहां पर उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर दिया जाएगा और उसी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ट्रेन का संचालन या ट्रेन के जो डिब्बे हैं, ट्रेन के जो पहिए हैं उनको संचालित किया जाएगा। तो अब आप, उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि ये जो हाइड्रोजन ट्रेन है, ये हाइड्रोजन ट्रेन आपका कैसे काम करने वाली है। तो सारी चीजें वही यहां पर लिखी हुई हैं जो भी हमने देखा। और उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाएगा, यहां से कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलेगा। ये बाय प्रोडक्ट क्या होगा, ये बाय प्रोडक्ट होगा आपका
पानी। क्या होगा? ये बाय प्रोडक्ट होगा आपका जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर यहां पर रिलीज होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इससे कोई गैस, कोई कार्बन डाइऑक्साइड, कोई कार्बन मोनोऑक्साइड, कोई आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड कुछ भी रिलीज नहीं होगा, इससे केवल पानी रिलीज होगा। इतना ही यहां पर हमको याद रखना है। तो सारी बातें हमने, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने इस पूरे टॉपिक के बारे में देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपनी अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये सरकार की तरफ से भारत में यूरिया के क्षेत्र में एक नई पॉलिसी लॉन्च की गई है। सरकार ने यूरिया के क्षेत्र में एक नई पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026। किसने मंजूरी दी है इसको मंजूरी दी गई है हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को कौन हेड करता है? आपको पता होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर को हेड करते हैं। लेकिन दो कैबिनेट कमेटी ऐसी हैं जिनको प्रधानमंत्री हेड नहीं करते, बाकी सबको प्रधानमंत्री हेड करते हैं। दो कमेटी ऐसी हैं जिनको प्रधानमंत्री हेड नहीं करते हैं। वो दो कमेटी कौन कौन सी हैं, उसका जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए यहां से हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2020 फॉर आत्मनिर्भर भारत को मंजूरी प्रदान की है। इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? इस पॉलिसी का उद्देश्य है देश में नई गैस आधारित यूरिया निर्माण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, आयात पर निर्भरता को कम करना, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। इन तमाम उद्देश्यों से सरकार इस पॉलिसी को लेकर के आई है। इस पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी है उसकी अगर आप बात करें कि पॉलिसी भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इन जनरल यूरिया भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और यूरिया के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लाना क्यों इंपॉर्टेंट है, वो अगर आप देखें तो वर्तमान समय में भारत विश्व के सबसे बड़े यूरिया कंज्यूमर्स में से एक है। भारत जो है बहुत ज्यादा यूरिया कंज्यूम करता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि भारत वर्तमान समय में यूरिया का जो घरेलू उत्पादन है, भारत का जो घरेलू उत्पादन है वो काफी ज्यादा कम है और घरेलू डिमांड बहुत ज्यादा है। उत्पादन कम होने का मतलब यह है कि सप्लाई बहुत कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है। जब सप्लाई बहुत कम होती है और डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो प्राइस जो है वो आसमान छूने लगता है। इसी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार दुनिया के दूसरे देशों से यूरिया को आयात करती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में यूरिया का जो आयात बिल है वो काफी ज्यादा रहता है और इसकी वजह से सरकार को बहुत नुकसान होता है, सरकार के खजाने को बहुत नुकसान होता है। भारत की अपनी जो करेंसी है वो कमजोर होती है इसकी वजह से। तो इन्हीं तमाम चीजों को रोकने के लिए भारत सरकार अभी चाहती है कि विदेशी निवेशक आकर के भारत में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि यूरिया के क्षेत्र को और ज्यादा डेवलप किया जा सके और दुनिया के दूसरे देशों पर भारत की जो निर्भरता है उस निर्भरता को हम कम कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी की विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं एक बार हम देख लेते हैं। पॉलिसी के फीचर्स अगर आप देखें, यहां पर पहली बार सरकार ने यूरिया क्षेत्र में फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग रूप से निर्धारित करने का फैसला लिया है। पहली बार फिक्स्ड कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग तरीके से निर्धारित करने का फैसला लिया है। अब सवाल यहां पर आपके मन में ये उठेगा कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के मतलब को अगर आप देखें, फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली आपका वो कॉस्ट होता है जो कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, उस फैक्ट्री में आपके कुछ कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारियों को आप सैलरी देते हैं। ये सैलरी हर महीने चेंज नहीं होती है, एक साल में चेंज होती है लेकिन हर महीने चेंज नहीं होती है या हर रोज चेंज नहीं होती है। ये एक साल के बाद चेंज होती है। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड कॉस्ट। अब आप वेरिएबल कॉस्ट की अगर आप बात करें, वेरिएबल कॉस्ट बेसिकली वो कॉस्ट होता है जो कि समय के साथ चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप मान लीजिए यूरिया ही का काम करते हैं, आप यूरिया का उत्पादन करते हैं, यूरिया के उत्पादन के लिए आपको बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अभी जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल का कॉस्ट रोज आपका चेंज होता रहता है। तो कभी रॉ मटेरियल का कॉस्ट कुछ और है, कभी उसका कॉस्ट कुछ और है, तो ये रोज आपका चेंज हो रहा है, इसको वेरिएबल कॉस्ट कहा जाता है। तो इससे पहले क्या होता था कि सरकार जो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस तय करती थी, ये दोनों प्राइस आपका एक साथ तय किए जाते थे, दोनों प्राइस आपका एक साथ जो है कलेक्टिवली तय किए जाते थे। लेकिन अब इनके प्राइस को सरकार अलग अलग तरीके से तय करेगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे ज्यादा पारदर्शिता आपको देखने को मिलेगी, लागत निर्धारण जो है स्पष्टता आएगी, उसमें बेहतर वित्तीय प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ यहां पर आपका जो नई नीति है, इस नई नीति में निवेशकों के लिए न्यूनतम जो है 12% का और अधिकतम 16% का व्यवहार्य रिटर्न ऑन इक्विटी निर्धारित किया गया है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी का यहां पर मतलब क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब अगर आप देखें तो मान लीजिए आप यूरिया का उत्पादन करते हैं,
अब यूरिया जो है वो भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया का सामान्यतः इस्तेमाल कौन करता है? यूरिया का सामान्य इस्तेमाल भारत में किसानों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः जो भारत के छोटे किसान होते हैं, जो भारत के सीमांत किसान होते हैं, वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। और भारत के छोटे और सीमांत किसान बहुत गरीब लोग हैं, तो वो अपने यूरिया को, बहुत महंगे यूरिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार क्या करती है कि ये जो यूरिया है, जो आपके किसानों के लिए जो यूरिया है, उस यूरिया पर सरकार सब्सिडी उपलब्ध कराती है। सरकार उस यूरिया पर सब्सिडी उपलब्ध कराती है। अब मान लीजिए सरकार ये कहती है कि यूरिया को भारत में 50 रुपए का बेचा जाएगा। एक कंपनी है, अब यूरिया का निर्माण सरकार तो कर नहीं रही है, यूरिया का निर्माण किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। यूरिया का निर्माण कोई प्राइवेट कंपनी कर रही है, जो कि मान लीजिए 100 रुपए में यूरिया का निर्माण करती है। इसको एक पैकेट यूरिया बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, और सरकार कह रही है कि आपको 50 रुपए में बेचना पड़ेगा। फिर तो इस कंपनी को नुकसान हो जाएगा, ये कंपनी तो भारत में कभी काम ही नहीं करेगी। इसी चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को ठीक करने के लिए भारत सरकार कहती है कि आप 50 रुपए में यूरिया प्रदान करिए, आपका जो भी कॉस्ट है हम उसकी भरपाई करेंगे। यानी कि 50 रुपए यहां पर सरकार आपको उपलब्ध कराएगी, तो इससे आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी बेनिफिट मिल जाएगा, और लोगों को भी 50 रुपए में यूरिया मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक और चीज निकल करके आती है। अब यहां पर हमने देखा कि जो प्राइवेट कंपनी है, इस प्राइवेट कंपनी को एक पैकेट यूरिया बनाने में 100 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि ये कंपनी 100 रुपए में बेचेगी, ये कंपनी तो ज्यादा रुपए में बेचेगी। इसको अपना प्रॉफिट भी निकालना है, अपना बेनिफिट भी निकालना है। तो यहां पर सरकार ये कहती है कि आप अपने बेनिफिट के लिए, सरकार की तरफ से इन कंपनियों का बेनिफिट तय करने के लिए एक अधिकतम और न्यूनतम मानक तय किए जाते हैं। सरकार ये कहती है कि अधिकतम आप 12% का प्रॉफिट ले सकते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, न्यूनतम आप 12% का प्रॉफिट ले सकते हैं, और अधिकतम आप 16% का प्रॉफिट ले सकते हैं। यानी कि ये कंपनियां जो हैं वो अपना सरकार से अधिकतम 120 रुपए, 100 रुपए का जो यूरिया है उससे, उसके लिए 120 रुपए वसूल सकती हैं, और सॉरी न्यूनतम 120 रुपए ले सकती हैं, और अधिकतम 116 रुपए ले सकती हैं, सॉरी माफ कीजिएगा 112 रुपए ले सकती हैं, और अधिकतम 116 रुपए ले सकती हैं। तो जो पैकेट आपका लोगों को 50 रुपए में मिल रहा है, उस पैकेट की कॉस्ट 100 रुपए थी, उसके लिए सरकार को या तो 112 या 116 रुपए जो है वो चुकाने पड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आपको याद रखना है। इसी पर ये जो 12 और 16% है, इसी को रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है, इसी को रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका क्या मतलब होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसका क्या मतलब होता है। तो ये हमने देख लिया है। अब यहां पर बढ़ते हैं आगे, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट चेंज आपका और आया है। अब इससे पहले अगर आप देखें क्या होता था, इससे पहले आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इससे पहले जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट बेसिकली आपका डॉलर में तय होता था। किस में तय होता था? फिक्स्ड कॉस्ट आपका डॉलर में तय होता था, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर थे उनको एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ता था, एक्सचेंज रेट की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब यहां पर सरकार की तरफ से तय किया गया है कि पॉलिसी के अगले 4 वर्षों तक, पॉलिसी के लागू होने के अगले 4 वर्षों तक जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो डॉलर में ही तय किया जाएगा। अगले 4 वर्षों तक फिक्स कॉस्ट डॉलर में तय किया जाएगा। लेकिन उसके बाद यानी कि 4 वर्षों बाद जो है, जो आपका फिक्स कॉस्ट है वो इंडियन रुपीज में यानी कि INR में तय किया जाएगा, इंडियन रुपीज में यानी कि INR में तय किया जाएगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहां पर आपको देखने को मिला है। तो इस पूरे टॉपिक पर भी हमने बात कर ली है। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को लेकर के है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि हाल ही में मॉस्पी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया है। कौन से महीने के लिए? जून 2026 के लिए। कौन से महीने के लिए? जून 2026 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जारी किया गया है। ये सर्वे अपनी रिपोर्ट के अंतर्गत बताता है कि भारत में अगर आप देखेंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशो, बेरोजगारी दर, इन तमाम चीजों में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। तमाम चीजों में पिछले कुछ समय में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फीमेल पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, अगर आप महिला श्रम भागीदारी दल की बात करें, श्रम भागीदारी दर की बात करें, तो भारत में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो है वो आपको उसमें थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिली है, थोड़ा सा सुधार यहां पर आपको देखने को मिला है। अब अगर आप लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे भारत में रोजगार, बेरोजगारी और श्रम भागीदारी दल से जुड़े आधिकारिक आंकड़े पेश करता है। तो भारत में अगर आप संक्षेप में कहें तो भारत के जो आधिकारिक रोजगार और बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के माध्यम से पेश किए जाते हैं। इसके अलावा जो जून 2026 में जो आंकड़े पेश किए गए हैं
उन आंकड़ों की सबसे खास बात यह है कि पहली बार आपको यह देखने को मिला है कि पहली बार आपका सरकार की तरफ से एक साथ मासिक और त्रैमासिक दोनों प्रकार के आंकड़े यहां पर जारी किए गए, दोनों प्रकार के आंकड़े यहां पर सरकार ने जारी किए हैं। इसके अलावा एक आपको यहां पर करंट वीकली स्टेटस देखने को मिलता है। करंट वीकली स्टेटस के बारे में हमको पता होना चाहिए। ये करंट वीकली स्टेटस का क्या मतलब है? करंट वीकली स्टेटस का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वेक्षण के 7 दिन पूर्व, सर्वेक्षण से पूर्व के 7 दिनों में कम से कम 1 घंटे भी आर्थिक गतिविधियों में संलग्न रहा है तो उसे एम्प्लॉयड माना जाता है। तो ये होता है आपका वीकली, ये होता है करंट वीकली स्टेटस। एक आपको प्रिंसिपल स्टेटस देखने को मिलता है, उसके बारे में भी आप जरूर पढ़िएगा। एक आपका होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। इसकी हम बात कर लेते हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि कार्य करने की जो आयु है, काम करने की जो आयु है, जो कि भारत में 15 वर्ष या उससे ऊपर की जो आयु है, कार्य करने की आयु वाले उन व्यक्तियों का प्रतिशत जो कार्य कर रहे हैं या कार्य की तलाश कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं या काम की तलाश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो लोग काम करने के इच्छुक हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं और काम करने में सक्षम हैं, उनको कहा जाता है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। एक यहां पर वर्ड होता है आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशो। एक वर्ड होता है आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशो। वर्किंग पॉपुलेशन रेशो को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो अगर आप देखें, वर्किंग पॉपुलेशन रेशो को कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन रेशो को आप कैलकुलेट करते हैं आपका टोटल एम्प्लॉयड लोग कितने हैं आपकी इकोनॉमी में, टोटल एम्प्लॉयड लोग कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल आपकी इकोनॉमी की पॉपुलेशन कितनी है, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप मान लीजिए आपकी इकोनॉमी में 100 लोग रहते हैं, इसमें से 50 लोग काम करते हैं, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे आपका वर्किंग पॉपुलेशन रेशो? वर्किंग पॉपुलेशन रेशो आप कैलकुलेट करेंगे, यहां पर एम्प्लॉयड लोग कितने हैं? एम्प्लॉयड लोग हैं आपके 50, पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है आपकी 100, मल्टीप्लाई बाय 100 से 100 आप यहां पर काट देंगे और आपका जो वर्किंग पॉपुलेशन रेशो है वो हो जाएगा 50% का। कितना हो गया? वर्किंग पॉपुलेशन रेशो हो गया आपका 50% का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। तमाम फीचर्स पूरे कोर्स में मौजूद हैं। 400 प्लस स्ट्रक्चर क्लासेस आपको मिलेंगी। आपके जितने भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स आपके घर तक पहुंचा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेंस की कैप्सूल सीरीज मिलेगी, आपको प्रीलिम्स की प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, आपको आपके आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ साथ आपको 3 साल तक का करंट अफेयर का एक्सेस भी मिलेगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर अभी आप इस पूरे कोर्स को लेते हैं तो हमारा वर्तमान समय में न्यू सेशन सेल चल रहा है। तो ये जो न्यू सेशन सेल है, इसके मौके पर ये पूरा कोर्स आपको 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा। उसमें भी आपको EMI की सुविधा मिल जाएगी। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास मौजूद है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आपको कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए। नंबर आप नोट करके रखिए 87501 इस नंबर पर आपको डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा भारत टैक्स 2026। तो अब जब इसमें आप टैक्स को पढ़ेंगे तो ये कर वाला टैक्स नहीं है, ये टेक्सटाइल वाला टैक्स है। ये टेक्सटाइल वाला टैक्स है। तो इसका मतलब क्या है? कार्यक्रम की अगर आप बात करें तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में भारत टैक्स 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत टैक्स कार्यक्रम है क्या? तो ये भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय, किसकी तरफ से? भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय और विभिन्न टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से आयोजित विश्व स्तर का एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन इवेंट था। तो ये कार्यक्रम संपूर्ण टेक्सटाइल वैल्यू चेन जो है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। तो एक टेक्सटाइल इकोसिस्टम में जितनी भी वैल्यू चेन्स हो सकती हैं सबको यहाँ पर कवर किया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका फाइबर हो गया, यान हो गया, फैब्रिक हो गया, अपरेल हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, मशीनरी हो गई, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, होम टेक्सटाइल हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, फैशन प्रोडक्ट हो गए, सबको इस पूरे कार्यक्रम में शामिल किया गया था। अगर भारत टैक्स कार्यक्रम की बात करें तो भारत टैक्स कार्यक्रम में लगभग 14,300 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आपको देखने को मिले। इस दौरान आपको मुख्य जो प्रस्ताव देखने को मिले, सबसे ज्यादा प्रस्ताव आंध्र प्रदेश को गए जहां पर 4100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव गया, कर्नाटक सेकंड नंबर पे रहा और बिहार जो है वो इस मामले में थर्ड नंबर पे रहा। तो ये इंपॉर्टेंट खबरें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है ये समाधान पोर्टल को लेकर के है। अगला टॉपिक हमारा समाधान पोर्टल को लेकर के है। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई थी क्योंकि हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा समाधान पोर्टल 2.0 पर ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में श्रमिकों और ट्रेड यूनियंस को ऑनलाइन औद्योगिक विवाद, श्रम संहिताओं के अंतर्गत दावों की ऑनलाइन फाइलिंग तथा रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा से परिचित कराना था। यानी कि ओवरऑल अगर आप कहें तो हमारे जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो आपके कर्मचारी हैं, उनको समाधान पोर्टल 2.0 के बारे में बताना था। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ था। अब हम बात करते हैं समाधान पोर्टल 2.0 के बारे में। तो ये पोर्टल अगर आप देखें, ये पोर्टल मुख्य तौर पर औद्योगिक विवादों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। तो अगर आपके सामने कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, अगर आप जहां काम करते हैं, अगर आपको उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करनी है, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई शिकायत आपको दर्ज करनी है, तो उनके खिलाफ शिकायत आप जो है ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं समाधान पोर्टल 2.0 पर। यहां पर आपको कार्यालय जाने की या सरकारी विभाग में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप नए श्रम कानून जो नए लेबर कोड हैं, उनके तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, शिकायत की स्थिति का ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत सरल इंटरफेस यहां पर बनाया गया है, डिजिटल और सुलभ सेवाएं उपलब्ध हैं और समय और लागत की बचत यहां पर आपको देखने को मिलेगी। ज्यादा खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की आपको जरूरत नहीं है, ऑनलाइन अपने घर पे बैठ करके आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये हो गया आपका समाधान पोर्टल 2.0। चलिए बढ़ते हैं आगे। अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला स्टेटमेंट है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित किया जाता है। हमारा दूसरा स्टेटमेंट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में केवल कार्यरत व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, करंट वीकली स्टेटस पद्धति के अंतर्गत सर्वेक्षण से पूर्व के 7 दिनों में आर्थिक गतिविधि में भागीदारी को आधार बनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, इन तीन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये यहाँ पर गलती से लिखा हुआ है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है, और वो जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसी नोट के साथ करते हैं आज के अपने वीडियो को समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, वो सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।